प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अब तक जो भी वीडियो क्लास आपको उपलब्ध कराई गई है, उनका अवलोकन आप लोगों ने अवश्य कर लिया होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस समय पढ़ रहे हैं भारत का संविधान और भारत के संविधान के तहत जो अपनी क्लास चल रही है वो है अध्याय संविधान के भाग 5 और भाग 5 के अध्याय 2 की। ठीक है, तो उसके तहत पिछली वीडियो क्लास की बात करें तो पिछली वीडियो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक है, आज उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 99 और अनुच्छेद 100। ठीक है, हाँ, थोड़ी सी छोटी क्लास होगी लेकिन काफी महत्वपूर्ण होगी। वो इसलिए कि आगे के 4 अनुच्छेद हमें एक साथ पढ़ने होंगे। ठीक है, यानी 101, 102, 103 और 104 और संभव रहा तो 105। ये अनुच्छेद हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि एक साथ पढ़ने पे ही वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, और मुझे पढ़ाने में आसानी होगी। चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 99। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि भाग 5 के अध्याय 2 में इसको एक छोटी सी हेडिंग के तहत रखा गया है जिसका नाम है कार्य संचालन। कार्य संचालन का मतलब संसद के सदनों का कार्य संचालन। ठीक है, तो उन कार्य संचालनों को करने के लिए दो कंडीशंस इन अनुच्छेद में रखी गई हैं। एक अनुच्छेद 99 क्या कहता है? ये कहता है कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक है, यानी जो भी संसद में सदस्य चुन के गया तो चुन के जाने के बाद वो तभी आधिकारिक रूप से सदस्य माना जाएगा जब वो शपथ ले लेगा। अब इनको शपथ दिलाएगा कौन? यहीं से प्रश्न बनेगा आपके लिए। ठीक है, कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है या राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो दोनों के लिए व्यवस्था इसी अनुच्छेद में। ठीक है, क्या कहता है? संसद के प्रत्येक सदन, तो प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, दो ही तो सदन है अपने पास। ठीक है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, ठीक है, तो जो भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य चुन लिया गया है, राज्यसभा का सदस्य तो राज्यसभा में बैठने से पहले, लोकसभा का सदस्य तो लोकसभा में बैठने से पहले। तो मैं ये सब इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि हर लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सदस्य के लिए वहां उनकी सदन में सीटें अलॉट होती हैं कि आपको इसी चेयर पे बैठना है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए, से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो एक शब्द में ये ध्यान रखना है, चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि उनको शपथ कौन दिलाता है तो अपना आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति जिनको वो ये शपथ दिलाने के लिए नियुक्त करें। ठीक है, तो अमूमन होता क्या है कि राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि प्रोटेम स्पीकर और साथ ही साथ उनके साथ 3-4 और लोकसभा के सदस्य अगर हैं तो प्रोटेम स्पीकर और 3-4 और सांसदों को लोकसभा के जो चुन के गए हैं उनको शपथ दिला देंगे। ठीक है, राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होती है। ठीक, तो वहां कुछ चुनाव जो सीटें खाली होती हैं 10, 12, 13 ऐसे चुनाव होते रहते हैं हर 1 साल पे 2 साल पे। ठीक है, यहाँ ध्यान में रखिए कि लोकसभा को ध्यान में रखते हैं तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर और 4-5 सदस्यों को और राष्ट्रपति शपथ दिला देते हैं और उन्हें नियुक्त कर देते हैं कि आप हमारी तरफ से बाकी सदस्यों को शपथ दिला दें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। सीधा सा पॉइंट जो ध्यान में रखना वो ये है कि लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य को शपथ, उनके पद की शपथ, ठीक है, कौन दिलाएंगे? तो राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति या शपथ दिलाने के लिए नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा व्यक्ति। तो ये ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति अमूमन उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं जो लोकसभा सांसद चुन के आते हैं जिन्हें राष्ट्रपति पहले से शपथ दिला चुके होते हैं। ठीक है, अगले अनुच्छेद की बात करें तो अगला है अनुच्छेद 100। तो इसकी हेडिंग क्या है? सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। ठीक है, 3 चीजें आपको देखनी है, एक मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। ठीक है, यहाँ 3 पॉइंट इस अनुच्छेद के तहत बताए गए हैं और इस अनुच्छेद को बांटा गया है 4 भागों में। तो पहला भाग क्या करता है, यानी 100 फर्स्ट, ये किसका उल्लेख करता है? ये कहता है कि इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का निर्णय सभापति और अध्यक्ष को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। ठीक है, तो इसका शाब्दिक सीधा सीधा अर्थ यह है
किस सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जो भी काम होगा वो बहुमत के आधार पर होगा। ठीक है, अगर बहुमत नहीं है तो वो काम नहीं होगा। ठीक, और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो ये बहुमत कैसे निर्धारित किया जाएगा, तो इस पे होगा मतदान। ठीक, तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से तो मतदान होगा, लेकिन इस मतदान में दो लोग भाग नहीं लेंगे। ठीक है, एक तो राज्यसभा के सभापति और दूसरा लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ इसी 101 में ही ये क्लियर किया गया कि सभापति या अध्यक्ष प्रथमतः मत नहीं देगा। प्रथमतः मत उसे कहते हैं जब किसी मुद्दे पर तुरंत मतदान किया जाता है सदस्यों द्वारा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये पेन है और संसद में वित्त मंत्री जी ये प्रस्ताव लेके आए कि ये पेन संसद के लिए खरीदनी है, कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग सहमत नहीं है। ठीक है, तो जो सहमत है, मान लेते हैं 100 लोग उस दिन उपस्थित थे, 50 सहमत हैं, 50 सहमत नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अभी अध्यक्ष ने मतदान नहीं किया है। अगर लोकसभा में है तो, राज्यसभा में है तो अभी सभापति ने मतदान नहीं किया है। अगर 51 सहमत है, 49 सहमत नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये पेन खरीदी जाएगी, बहुमत हो गया। ठीक है, लेकिन कंडीशन अगर ऐसी बन जाए कि 50 सहमत है और 50 नहीं सहमत है, ठीक है, तो जो पहले मतदान हुआ था जिसपे सिर्फ सदस्यों ने मतदान किया था उसे हम कहते हैं प्रथमतः मत। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा सभापति या अध्यक्ष प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत देगा। तो यही जो उनका एक मत है ना, जैसे 50-50 बराबर हो गया, तो अगर उन्होंने हाँ के पक्ष में मतदान कर दिया तो ये पेन खरीदी जाएगी, अगर ना के पक्ष में मतदान कर दिया तो ये पेन नहीं खरीदी जाएगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं निर्णायक मत। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार पीठासीन व्यक्ति को होगा, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो या संसद की प्रक्रिया के नियमों द्वारा धारित व्यक्ति हो। अगर दोनों का पद खाली है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में ही इसी कंडीशन का पालन होगा। राज्यसभा के सदस्य प्रथमतः मत देंगे, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में जो राज्यसभा के सभापति होंगे वो अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा के सभापति वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। तो ये पॉइंट दिमाग से हटना नहीं चाहिए। ठीक है, 102 क्या कहता है, अनुच्छेद 102 ये कहता है कि संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, पहले आधा देख लेते हैं, संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी। ठीक है, यानी कि जैसे अगर अभी देखें तो लोकसभा की सदस्य संख्या है 545, राज्यसभा की सदस्य संख्या जो वर्तमान में है, ठीक है, राज्यसभा की सदस्य संख्या है 245 और लोकसभा की सदस्य संख्या है 543। ठीक, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर 543 में से दो ऐसे हैं किसी वजह से उनका पद खाली है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा की कार्यवाही रोकी नहीं जाएगी, लोकसभा की कार्यवाही चलती रहेगी। ठीक, राज्यसभा में भी मान लेते हैं 245 होने चाहिए, 5 सदस्यों की सीट खाली है तो राज्यसभा की कार्यवाही नहीं रोकी जाएगी, राज्यसभा की कार्यवाही चलती रहेगी। उसी चीज को यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई रिक्ति होती है, यानी जो जितने सदस्य चुन के आने चाहिए उतने वर्तमान में नहीं चुन के आए हैं, या चुन के तो आए थे लेकिन त्यागपत्र दे दिया, या उनकी मृत्यु हो गई, या उन्हें निर्योग्यता के आधार पर हटा दिया गया, इस कंडीशन में लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही रोकी नहीं जाएगी, वो चलती रहेगी। ठीक है, आगे इसमें जोड़ा गया है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है। ठीक है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति उस समय लोकसभा या राज्यसभा में मौजूद था जिसको ये अधिकार नहीं था कि वो लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सके, किसी विषय पर अगर मतदान हो रहा है तो मतदान कर सके, लेकिन अगर ऐसा हो गया है, ठीक है, या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है, लेकिन वो भाग ले लिया है, वो मतदान कर दिया है लोकसभा की कार्यवाही, तो वहां पे ये क्लियर कर दिया गया तो भी संसद की कोई कार्यवाही विधिमान्य होगी। ठीक है, यानी उस समय संसद में जो काम किया गया वो विधिमान्य होगा, वो अविधिमान्य नहीं होगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, आजकल यहां से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ठीक है, 103 की बात करें तो 103 कहता है जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद का प्रत्येक अधिवेशन गठित करने के लिए गण पूर्ति आवश्यक होगी।
गण पूर्ति का मतलब कोरम, ठीक, यानी एक संख्या निर्धारित कर दी गई कि कम से कम इतने लोग होंगे तो लोकसभा की बैठक शुरू हो जाएगी, इतने लोग होंगे तो राज्यसभा की बैठक शुरू हो जाएगी, कम से कम, उसी को कहा गया है गण पूर्ति और कोरम। और ये गण पूर्ति क्या होगी? गण पूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, ये अच्छे से ध्यान में रखिएगा, या इसको 1/10 भी कह सकते हैं, ठीक है। जो भी सदस्य संख्या है उसका 1/10 यानी 10वां भाग। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो लोकसभा की गण पूर्ति बैठती है 55 और राज्यसभा की गण पूर्ति होती है 25। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा जो अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है उसके हिसाब से, जैसे अभी अगर बात करें तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552, लेकिन है कितनी इस समय? 543, ठीक है। वैसे राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250, लेकिन है कितनी? 245, ठीक। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये है गण पूर्ति वर्तमान में। 104 की बात करें तो 104 कहता है कि यदि संसद के अधिवेशन में किसी समय गण पूर्ति नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं जो 1/10 गण पूर्ति है, जैसे मान लेते हैं लोकसभा की बैठक बुलाई गई और 55 सदस्य चाहिए थे, लेकिन 55 उस समय उपस्थित नहीं है, तब क्या होगा? ठीक है, राज्यसभा की बैठक बुलाई गई और 25 गण पूर्ति है और 25 उस समय उपस्थित नहीं है, तो क्या होगा? तो उसकी व्याख्या की गई है 104 में। यदि संसद के अधिवेशन में किसी समय गण पूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गण पूर्ति नहीं हो जाती। तो एक सेंटेंस में ये कहा जा सकता है कि 104 के तहत अगर गण पूर्ति नहीं है, अगर लोकसभा में गण पूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष क्या करेगा? लोकसभा की कार्रवाई या तो स्थगित कर देगा या थोड़े समय के लिए, ठीक है, थोड़े समय के लिए लोकसभा की कार्रवाई रोक दी जाएगी। जैसा कि अगर उन्हें लगता है कि यहाँ हो सकता है 1 घंटे बाद और लोग आ जाएं तो लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो जाए, लेकिन अगर लगता है कि नहीं आएंगे तो वो उस दिन के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2। और राज्यसभा अगर हुआ तो सभापति यही काम करेंगे। अगर लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, राज्यसभा के सभापति अनुपस्थित हैं, तो लोकसभा में उपाध्यक्ष पीठासीन हो जाएंगे और राज्यसभा में पीठासीन हो जाएंगे राज्यसभा के उपसभापति, फिर उन्हें ये काम सब देखना होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये 2 अनुच्छेद आते हैं कार्य संचालन के तहत, और किसके कार्य संचालन के तहत? तो संसद के कार्य संचालन के तहत। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कल की जो क्लास होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण होगी और वहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जो भी सदस्य चुन के गया लोकसभा या राज्यसभा का, उसकी अयोग्यताएं क्या होंगी, यानी निर्योग्यताओं की चर्चा कल होगी। साथ ही साथ कुछ और ही ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी आप नए हैं अब इस चैनल पर, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें तब तक जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। चलिए इतना तैयार करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।